चुनाव का मौसम है। जल्द ही देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का वक्त है तो राजनीतिक पार्टियों के सफर, उनके गठबंधनों, उनके बनते बिगड़ते रिश्तों पर चर्चा करने का समय भी है। आज अनकही में मैं बात करूंगी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पार्टी कभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश पर एक छत्र राज करती थी, वो आज मुट्ठी भर राज्यों तक कैसे सिमट गई? एक आम वोटर के तौर पर हमें लग सकता है कि भाई शायद विपक्ष और ज्यादा मजबूत हो गया, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। कांग्रेस के इस सिकुड़ते जनाधार का सबसे बड़ा कारण बाहर नहीं बल्कि खुद पार्टी के अंदर ही छुपा है। मैं बात कर रही हूं उस बगावत की परंपरा की जिसने भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की नींव को कई बार हिलाया। यह कहानी है उन नेताओं की जिन्हें आला कमान ने समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। पार्टी के अंदर किसी बात पर असहमति होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व और जमीन पर पसीना बहाने वाले नेताओं के बीच लगातार टकराव बढ़ता है तो वहीं से बगावत जन्म लेती है। कांग्रेस के इतिहास में जब जब हाईकमान की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं, तब तब किसी कद्दावर नेता ने मजबूर होकर अपना अलग रास्ता चुना है। इन बड़े नेताओं का जाना कोई आम घटना नहीं थी। इन्होंने सिर्फ पार्टी ही नहीं छोड़ी बल्कि अपने अपने राज्यों की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहां कभी इन्हीं बागियों ने कांग्रेस के ही वोट बैंक पर अपनी मजबूत सत्ता खड़ी की थी। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बड़े नामों और उनकी बगावत की इनसाइड स्टोरी पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के अधिवेशन से बाहर कर दिया गया। कैसे शरद पवार और वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आलाकमान से अपनी अनदेखी का बदला सत्ता छीन कर लिया। जब भी भारत की राजनीति में बगावत का जिक्र होता है तो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है ममता बनर्जी का। बंगाल की राजनीति का वो चेहरा जिन्हें आज लोग दीदी के नाम से जानते हैं। उनकी राजनीतिक पैदाइश कांग्रेस से ही थी। उन्होंने करीब 26 साल तक कांग्रेस का झंडा बुलंद किया और फिर अचानक उसे उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया। ममता बनर्जी की कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई थी, जब उन्होंने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस ज्वाइन की थी। ना कोई बड़ा राजनीतिक परिवार, ना ही राजनीति में कोई गॉडफादर। अपनी मेहनत और जमीनी पकड़ के दम पर वो यूथ कांग्रेस में आगे बढ़ी। 1984 में उन्होंने सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार चुनाव जीती और केंद्र सरकार में मंत्री भी बनी। लेकिन फिर 1990 का दशक आते आते बंगाल की जमीनी हकीकत और दिल्ली में बैठी कांग्रेस आलाकमान की सोच के बीच गहरी खाई बन गई। उस वक्त बंगाल में सीपीएम यानी वामपंथियों का शासन था। कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर सीपीएम के काडर से रोज लड़ रहे थे, लहूलुहान हो रहे थे। लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता केंद्र की राजनीति चमकाने के लिए लेफ्ट के साथ दोस्ताना रिश्ते निभा रहे थे। ममता बनर्जी एक फाइटर थी। उन्हें यह समझौता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप पर आरोप लगा दिया। ममता ने खुलेआम कहा कि बंगाल कांग्रेस अब सीपीएम की गुलाम बन चुकी है, जो जमीन पर लड़ने के बजाय एसी कमरों में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रही है। बगावत की यह आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी कि 9 अगस्त 1997 को वो दिन आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस की एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था। हैरानी की बात देखिए, पार्टी ने बंगाल में अपने ही सबसे बड़े और लोकप्रिय चेहरे ममता बनर्जी को इस बैठक का न्योता तक नहीं दिया। यह एक ऐसा राजनीतिक अपमान था जिसे ममता जैसी तेज तर्रार नेता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने बिना कोई देरी किए उसी स्टेडियम के ठीक बाहर सड़क पर अपनी एक विशाल जनसभा बुला ली। अंदर कांग्रेस के बड़े नेता भाषण दे रहे थे और बाहर सड़क पर ममता के समर्थक नारे लगा रहे थे। इसी भारी भीड़ के बीच ममता ने ऐलान कर दिया कि अब वो अपना नया रास्ता चुनेंगी। आलाकमान की तरफ से भी तुरंत एक्शन हुआ और 22 दिसंबर 1997 को ममता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन ममता के लिए तो जैसे ये आजादी का परवाना था। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तृणमूल कांग्रेस बनाने की घोषणा कर दी। नए साल की शुरुआत एक नए राजनीतिक भूचाल के साथ हुई। 1 जनवरी 1998 को चुनाव आयोग ने टीएमसी को आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी। पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला घास फूल।
ममता ने इस सिंबल को बंगाल की मिट्टी, आम आदमी और जमीनी राजनीति से ऐसे जोड़ा कि वो घर घर की पहचान बन गया। वहीं दूसरी तरफ ममता के जाते ही कांग्रेस के पास बंगाल में कोई बड़ा जनाधार वाला चेहरा नहीं बचा। लेकिन ममता के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर इतना आसान नहीं था। 1998 के लोकसभा चुनाव में नई नवेली पार्टी को सिर्फ 7 सीटें ही मिल पाईं। लेकिन ममता रुकी नहीं। वो लगातार गांव-गांव जाकर वामपंथी सरकार के खिलाफ जमीनी फौज तैयार करती रही। ममता बनर्जी की सालों की तपस्या और सड़कों पर खाए गए डंडों का नतीजा 2011 में पूरी दुनिया ने देखा। ये वो साल था जब ममता बनर्जी की आंधी में लेफ्ट का 34 साल पुराना और अभेद्य माना जाने वाला किला ढह गया। इस ऐतिहासिक चुनाव में टीएमसी ने 184 सीटें जीती और ममता बनर्जी पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। आज बंगाल में टीएमसी सत्ता की धुरी बन चुकी है। जिस कांग्रेस ने कभी ममता को पार्टी से निकाला था, उसी ममता ने बंगाल से कांग्रेस का लगभग नामो निशान ही मिटा दिया। आज भी जब देश में विपक्ष को एकजुट करने की बात आती है तो ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन जाती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति जहां सड़क पर उतरकर लड़ने वाली थी, वहीं महाराष्ट्र में जो बगावत हुई उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो सड़कों पर नहीं बल्कि बंद कमरों की कूटनीति और रणनीतियों से रची गई। ये कहानी है महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा क्षत्रप शरद पवार की। बात 1999 की है। ममता अपना रास्ता अलग कर चुकी थी और कांग्रेस के अंदर बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। केंद्र में थी सोनिया गांधी और सवाल उठ रहा था उनके विदेशी मूल का। शरद पवार कोई आम या छोटे मोटे नेता तो है नहीं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुके थे। उनका कद इतना बड़ा था कि जब उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया तो इसे कांग्रेस आलाकमान के वजूद पर हमला माना गया। नतीजा वही हुआ जो कांग्रेस का इतिहास रहा है। बगावती सुर अपनाने के कारण शरद पवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन पवार साहब राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो इस एक्शन के लिए पहले से पूरी तरह तैयार बैठे थे। बिना समय गंवाए 10 जून 1999 को शरद पवार ने पीए सांगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर अपनी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नाम रखा गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब यहां से पवार की राजनीति का वो मास्टर स्ट्रोक शुरू होता है जो उन्हें ममता बनर्जी से बिल्कुल अलग बनाता है। ममता ने कांग्रेस को बंगाल में खत्म कर दिया, लेकिन पवार ने कांग्रेस को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। एनसीपी बनाने के कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और किसी को बहुमत नहीं मिला। तब पवार ने एक ऐसा दांव चला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया जिससे वो लड़कर अलग हुए थे और राज्य में अपनी सरकार बना ली। इस रणनीतिक चाल का असर यह हुआ कि शरद पवार अलग पार्टी बनाकर भी महाराष्ट्र में मजबूत रहे। इतना ही नहीं, 2004 से 2014 तक वो केंद्र की यूपीए सरकार में भी कांग्रेस के साथ रहे, यानी वो बगावत के बाद भी हमेशा सत्ता के केंद्र में बने रहे। लेकिन राजनीति में कोई भी गठजोड़ या पार्टी हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती। जिस एनसीपी को 3 बड़े नेताओं ने मिलकर बड़ी उम्मीदों से बनाया था, वो 2012 आते आते अंदरूनी कलह का शिकार होने लगी। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के मुद्दे पर पीए सांगमा ने एनसीपी से किनारा कर लिया। उन्होंने अलग होकर अपनी एक नई पार्टी एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी बना ली, जो आज मेघालय की राजनीति में बड़ा नाम है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शरद पवार को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राजनीतिक धोखा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही घर से मिला। 2023 में उनके सगे भतीजे अजित पवार ने उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अजित पवार ने एनसीपी के विधायकों को तोड़ा और बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। बात सिर्फ विधायकों के टूटने तक नहीं रुकी, असली खेल तो चुनाव आयोग के दफ्तर में हुआ। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मान लिया, इसलिए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी दोनों उन्हें सौंप दिए गए। मतलब जिन शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत करके अपनी पार्टी बनाई थी, आज उन्हीं के हाथ से उनकी पार्टी छिन चुकी है। हालांकि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। वो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक शतरंज से निकलकर अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ की बगावत की कहानी किसी इमोशनल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपने पिता की मौत के बाद कांग्रेस आलाकमान को घुटनों पर ला दिया। मैं बात कर रही हूं आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी यानी वाईएसआर और उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी की। साल 2009 में आंध्र प्रदेश में सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में चल रहा था, लेकिन 2 सितंबर 2009 को एक मनहूस खबर आई।
वाईएसआर का हेलीकॉप्टर नल्ला मल्ला के जंगलों में क्रैश हो गया। इस हादसे में उनकी मौत हो गई और पूरे आंध्र प्रदेश में मातम छा गया। अपने प्रिय नेता की मौत की खबर सुनकर कई लोगों ने दिल का दौरा पड़ने या सदमे के कारण दम तोड़ दिया, तो कई समर्थकों ने आत्महत्या तक कर ली थी। वाईएसआर की मौत के बाद पूरे राज्य में उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी के लिए सहानुभूति की लहर दौड़ गई थी। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक चाहते थे कि जगन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन यहीं पर दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान ने अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे महंगी भूल कर दी। दिल्ली के नेताओं ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया और जगन को मुख्यमंत्री बनाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जब जगन ने अपने पिता की मौत के सदमे से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिलने के लिए ओदारपुर यात्रा निकालनी चाहिए तो हाईकमान ने उस पर भी रोक लगा दी। जगन मोहन रेड्डी के लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और पिता की विरासत का सवाल था। वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जब उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। नवंबर 2010 में जगन ने खुला खत लिखकर कांग्रेस पार्टी और सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद मार्च 2011 में उन्होंने अपनी पार्टी बना डाली, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। इसके बाद जगन ने जो किया वो राजनीति की किताबों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने पार्टी बनाने के बाद पूरे राज्य में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की। वो गांव-गांव गए, लोगों के आंसू पोंछे और सीधा जनता के दिलों में उतर गए। जिस कांग्रेस ने जगन को एक जिद्दी बच्चा समझकर नजरअंदाज किया था, उसी कांग्रेस का उन्होंने आंध्र प्रदेश से हमेशा के लिए सफाया कर दिया। 2014 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और फिर 2019 में तो वाईएसआरसीपी ने एक छत्र राज कायम करते हुए बम्पर जीत हासिल की। जगन मोहन रेड्डी भारी बहुमत के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनकी ये कहानी बताती है कि जब आप जमीनी नेताओं की भावनाओं और जनता के मूड को नहीं पढ़ते तो आपको सत्ता गंवानी पड़ती है। लेकिन क्या बगावत का रास्ता हमेशा सत्ता की कुर्सी तक ही ले जाता है? क्या हर बागी ममता बनर्जी, शरद पवार या जगन बन पाता है? नहीं। कई बार आलाकमान से टकराने का अंजाम लंबा राजनीतिक वनवास भी होता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पंजाब के महाराजा कहे जाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह का। एक वक्त था जब पंजाब में कांग्रेस का मतलब ही कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ करता था, लेकिन 2021 में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान ने एक तरफा फैसला लेते हुए उन्हें अचानक मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चल रहे उनके विवाद में दिल्ली ने कैप्टन का साथ छोड़ दिया। एक कद्दावर नेता के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। कैप्टन ने भरे मन से इस्तीफा दिया और अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर नई शुरुआत करना आसान नहीं था। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी नई नवेली पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और कैप्टन खुद अपना चुनाव हार गए। आखिरकार राजनीतिक जमीन खिसकती देख उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया। एक बड़े नेता की बगावत का यह बहुत ही दुखद अंत था। अब बात करते हैं कश्मीर की वादियों से निकले उस चेहरे की जिसने अपनी जिंदगी के 5 दशक कांग्रेस को दिए, गुलाम नबी आजाद की। वो इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर राहुल गांधी के दौर तक पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त के गवाह रहे। लेकिन अगस्त 2022 में उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा और कांग्रेस से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अब जमीनी नेताओं की नहीं बल्कि चाटुकारों की चलती है। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी नाम से अपनी नई सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश की। ऐसा लगा कि शायद वो कश्मीर में कोई बड़ा उलटफेर करेंगे, लेकिन 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ने तस्वीर साफ कर दी। उनकी पार्टी वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। 50 साल की राजनीति के बाद आजाद की ये बगावत जनता के बीच अपना कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी। कुछ ऐसी ही अधूरी कहानी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी की है। एक समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जोगी का सिक्का चलता था, लेकिन राज्य की राजनीति में अलग थलग पड़ने और पार्टी आलाकमान से अनबन के बाद उन्होंने अपनी राह अलग कर ली। उन्होंने 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम से अपनी पार्टी बनाई। शुरुआत में लगा कि वो राज्य में तीसरा मोर्चा बनाएंगे और उन्होंने कुछ हद तक कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन 2020 में अजीत जोगी के निधन के बाद उनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हालात इतने खराब हो गए कि दिसंबर 2024 में अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि अभी तक विलय हुआ नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से लड़कर जोगी अलग हुए थे, आज उनका परिवार अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उसी पार्टी में वापस लौटने की कोशिश कर रहा है।
इससे पता चलता है कि राजनीति में गुस्सा और आत्मसम्मान अपनी जगह है, लेकिन बिना मजबूत जमीनी लहर और सही वक्त के बगावत सिर्फ एक पॉलिटिकल सुसाइड बनकर रह जाती है। तब तक हमने जिन नेताओं की बात की वो पिछले कुछ दशकों की कहानी है, लेकिन कांग्रेस में टूट और बगावत का सिलसिला असल में बहुत पुराना है। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटे तो कांग्रेस में बगावत का सबसे पहला भूचाल साल 1969 में आया था। तब संगठन के पुराने और दिग्गज नेताओं ने, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। के कामराज और मोरारजी देसाई जैसे कद्दावर नेताओं ने अलग होकर कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, जो आगे चलकर जनता पार्टी में मिल गई। क्या आप जानते हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक माने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी एक बार पार्टी छोड़ दी थी। 1986 में राजीव गांधी से अनबन के बाद प्रणब दा ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस आरएससी बना ली थी। हालांकि वो ज्यादा दिन कांग्रेस से अलग नहीं रहे और महज 3 साल बाद ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। दक्षिण भारत में भी आलाकमान की जिद ने कांग्रेस को कई गहरे घाव दिए हैं। 1996 में तमिलनाडु के बड़े नेता जी के मूपनार ने पीवी नरसिम्हा राव के गठबंधन वाले फैसले से नाराज होकर तमिल मनीला कांग्रेस टीएमसीएम बना ली थी। आज भी उनके बेटे जी के वासन इसी पार्टी को तमिलनाडु में चला रहे हैं। पुडुचेरी में भी कांग्रेस को ऐसा ही करारा झटका लगा। 2011 में वहां के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने कांग्रेस आलाकमान से तंग आकर अपनी अलग पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस बना ली। ये सारे नाम और ये सारी पार्टियां इस बात का सबूत है कि जब जब कांग्रेस ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया और अपने कद्दावर नेताओं को कमतर आंका, तब तब पार्टी को नए विभाजन का दर्द सहना पड़ा और अपना मजबूत गढ़ पार्टी ने हमेशा के लिए खो दिया। चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, महाराष्ट्र में शरद पवार या फिर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी। ये सिर्फ कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटना नहीं थी, ये असल में कांग्रेस के वोट बैंक और भरोसे के खिसकने की कहानी है, जिसे नेताओं ने जमीन पर अपने पसीने से सींचा था। आज इसी अनदेखी और बगावत का नतीजा है कि भारत के कई बड़े राज्यों में क्षेत्रीय दल इतने हावी हो चुके हैं कि वहां कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सत्ता पक्ष या बीजेपी से लड़ना नहीं है, उसकी असली लड़ाई खुद का कुनबा बचाने की है। पार्टी आलाकमान को अभी समझना ही होगा कि राजधानी दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर राज्यों की राजनीति नहीं की जा सकती। पार्टी को अपने बचे हुए जमीनी नेताओं पर भरोसा जताना होगा, उन्हें फैसले लेने की आजादी देनी होगी और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से बचना होगा। अगर हाईकमान अपनी इस कार्यशैली को नहीं बदलते हैं तो आने वाले वक्त में क्षेत्रीय पार्टियां उसकी बची खुची राजनीतिक जमीन पर भी कब्जा कर लेंगी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। हमने बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक की राजनीति को समझा। आपके विचार में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल किस कद्दावर नेता को खोना था? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब और अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको राजनीति के पन्नों से निकाली गई ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।